हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों के मौर्यकालीन साक्ष्य के रूप में हम वर्णन कर रहे थे, जिसमें बृहद शिलालेख के बारे में हमने चर्चा किया था। साथियों, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन सभी से कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलती रही है। तो अशोक के लघु शिलालेख, जहाँ से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, जो महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है मैंने उसका चर्चा किया है, जैसे मस्की, भाब्रू या बैराट। मस्की से बताया गया कि अशोक को बुद्ध शाक और दूसरा नाम अशोक स्वयं मिलता है। अशोक, इसमें लिखा है अशोका। अशोका लिखा है, यानी कि अशोक का डायरेक्ट नाम मस्की से और बुद्ध शाक, ये दो पॉइंट जो है मस्की लघु शिलालेख से मिलते हैं। और भाब्रू यानी बैराट अभिलेख से क्या मिलता है, इसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का मतलब होता है भगवान का प्रिय। प्रिय, और दूसरा इसमें त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध यानी बुद्धम, दूसरा है धम्म यानी धर्मम, तीसरा है संघ यानी संघम। बुद्धम धम्मम संघम, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और इसकी चर्चा भाब्रू शिलालेख में किया गया है, अशोक के द्वारा करवाया गया है। तो मस्की में दो पॉइंट क्या मिलते हैं, बुद्ध शाक और अशोक। भाब्रू में क्या मिलता है, प्रियदर्शी और त्रिरत्न। ये याद रखिएगा, दो पॉइंट यहाँ पे है और दो पॉइंट मस्की में है। अब नेत्तूर में क्या मिलता है, नेत्तूर और उदयगोलम, इसमें अशोक के नाम अशोक पाए गए हैं। कई बार प्रश्न आता है कि अशोक के नाम कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसलिए जो लघु शिलालेख है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी नेत्तूर और उडेगोलम, इन दोनों जगह से भी क्या पाए गए हैं, अशोक के नाम अशोक ही पाए गए हैं। गुर्जरा, गुर्जरा एक शिलालेख है, यहां से भी अशोक के नाम अशोक पाए गए हैं। यानी कि अशोक के नाम कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इसे में केवल मस्की लिख लीजिए तो आपको चारों पॉइंट मिल गए। मस्की शिलालेख से, नेत्तूर शिलालेख से, उडैगोलम शिलालेख से, गुर्जरा शिलालेख से अशोक के नाम पाए गए हैं। ये हैं क्या, ये लघु शिलालेख हैं, अशोक के लघु शिलालेख इसमें पाए गए हैं। यानी अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख हैं, इस पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चर्चा इस पे हम पहले कर चुके हैं। ये रहे आपके अशोक के लघु शिलालेख। अब आते हैं बृहद स्तंभ लेख।
अशोक के बृहद स्तंभ लेख जो हैं वो 7 हैं और 6 जगह से प्राप्त हुए हैं। बृहद स्तंभ लेख, ये इनकी संख्या जो है 7 है और स्थान 6 स्थान से इन्होंने प्राप्त किया है, वहाँ पे लगाया है। नंबर 1 है मेरठ, टोपरा, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। मेरठ और टोपरा, ये 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ के जो स्तंभ लेख हैं और टोपरा के, इन दोनों को खुदवा करके दिल्ली मंगवाया था और दिल्ली में लगवाया था। तो इसलिए अब जब इसको बोला जाता है, कई बार आप किताबों में पढ़ेंगे, तो दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा के नाम से आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि पहले टोपरा में था, अब दिल्ली में है, पहले मेरठ में था, अब दिल्ली में है। और लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये चंपारण बिहार में है तीनों। लौरिया, अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये जो तीनों स्तंभ लेख हैं ये बिहार के चंपारण में हैं। बिहार के चंपारण में हैं। और जो अंतिम है प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के माध्यम से ये प्रयागराज के किला में लगवा दिया गया। अब इसमें लिखा क्या क्या है, जो उन्होंने 7 बातें बताई, 7 लघु स्तंभ लेख, 7 बृहद स्तंभ लेख के बारे में जो बताया, उसमें है क्या? तो पहले में उन्होंने कहा है धम्म लेख, उन्होंने धर्म के बारे में बताया है कि धर्म क्या है। दूसरे में है प्रश्न, स्वयं से वो पूछते हैं कि धर्म क्या है। अशोक के प्रश्न हैं कि कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे, तो उसमें उत्तर बताते हैं। प्रश्न है कियम चू धम्मे, मतलब धर्म क्या है, तो फिर उत्तर देते हैं अपा सिन्बे, बहु कयाने, दया दाने, सचे साचवे, माधवे साधवे चा।
अब देखिए, एक तरफ ये प्रश्न करते हैं कि कियमचुधम में धर्म क्या है। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं? बृहद स्तंभ लेख में बात कर रहे हैं, और बृहद स्तंभ लेख के दूसरे स्तंभ लेख में कह रहे हैं कि कियमचुधम में धर्म क्या है। फिर उत्तर देते हैं, यह है प्रश्न, और स्वयं फिर उत्तर भी देते हैं। कहते हैं अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे चा। इसका मतलब अपासिनवे यानी कि चोरी ना करो, चोरी ना करो। बहु कयाने यानी कल्याण करो। दया दाने व्यक्ति पे दया दिखाओ और दान करो। सच्चे साचवे यानी सच बोलो, यानी सत्य बोलो और सोच कर बोलो। माधवे साधवे चा यानी माधुरता होनी चाहिए, यानी मीठा बोलो। और साधुत यानी कि साधु भावना होनी चाहिए, यानी यहां भी कहा गया है दयालु प्रवृत्ति का होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि चोरी ना करो, कल्याण करो, दया दान करो, सत्य बोलो, सोच कर बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो और दयालुपन के भाव से रहो। ये कहाँ कह रहे हैं? ये बृहद स्तंभ लेख के दूसरे स्तंभ में कह रहे हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जो लोग निबंध लिखते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरे में क्या कहते हैं? तीसरे में कहते हैं आत्म परीक्षण की बात। कहते हैं कि आप स्वयं जो है विचार कीजिए कि क्या आप गलत तो नहीं हैं, क्या आपने कोई गलती तो नहीं किया है। मतलब चिंतन कीजिए, चिंतन करने की बात कहते हैं। और चिंतन किसमें? सकारात्मक। यदि कोई गलती हो गई हो, यदि कोई गलती हो गई हो तो पश्चाताप ताप की बात करते हैं। यानी कि तीसरे में वो आत्म परीक्षण की बात बताते हैं। चौथे में कहते हैं मृत्युदंड से मोहलत। ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया गया है तो उसको 3 दिन के बाद 3 दिन का मोहलत दीजिए। मोहलत दीजिए यानी वो 3 दिन और जीवित रह सकता है, उसके बाद मार दीजिए। मतलब यदि मृत्युदंड दिया गया है तो 3 दिन की मोहलत कहां बताई गई है? चौथे बृहद स्तंभ लेख में बताई गई है। उसके बाद 5वें में कहते हैं प्राणियों पर दया करो, यानी प्राणी जाति को मारने पे प्रतिबंध लगाया गया है। 5वें में कहा गया है प्राणियों को मारने या हत्या करने से निषेध, यानी कि अब आप उसे नहीं मार सकते। और 6वें में कहा गया है सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। सभी धर्मों का सम्मान
यानी यहाँ पे इनका सहिष्णु होने की भाव दिखता है। यहाँ पे ये सभी धर्मों की बात करते हैं, सबको सम्मान की बात करते हैं। मैंने बताया था बृहद शिलालेख में कहते हैं माता पिता का सम्मान करो, गुरु की सम्मान करो, इज्जत करो, और 7वें स्तंभ लेख में कहते हैं कल्याणकारी कार्य करो। कल्याणकारी कार्य करो। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे सराय बनवाना, झील बनवाना, राहों में पेड़ लगवाना, तालाब, यानी कि वो कार्य करना जो समाज के लिए उपयोगी हो और कल्याणकारी हो। ये कहाँ कहते हैं, ये 7वें स्तंभ लेख में। यानी कि जो बृहद स्तंभ लेख है अशोक का, उनकी संख्या 7 है, स्थान 6 हैं, और जानकारी मैंने आपको क्रमशः बताया कि नंबर 1 में धम्म लेख की बात कही गई है, नंबर 2 पे धर्म क्या है अशोक के प्रश्न और उत्तर हैं, नंबर 3 पे आत्म परीक्षण है, नंबर 4 पे मृत्युदंड से मोहलत है, नंबर 5 में प्राणियों के वध निषेध है, नंबर 6 में सभी धर्मों का सम्मान है, नंबर 7 में कल्याणकारी कार्य हैं। अब आते हैं लघु स्तंभ लेख पे। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले पॉइंट लघु स्तंभ लेख पीटी में, यानी प्रीलिम टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। वैसे जितना बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सांची और सारनाथ, ये जो दोनों लघु स्तंभ लेख हैं, इसमें अशोक कहता है अपने महामात्यों से कि आप संघ भेद को रोकिए, दोनों में कहा गया है, सांची में भी और सारनाथ में भी, कि संघ भेद को रोकिए। इसका मतलब जो बौद्ध संघ था वहां पे मतभेद होने लगे थे, और मतभेद अगर होता है तो राज्य के हित से भी सही नहीं है और धार्मिक हित से भी सही नहीं है। और अशोक की मंशा क्या है इन लेखों के माध्यम से, वो मैं भी आगे बताऊंगा कि वो किस मंशा से ऐसी बातें कर रहे हैं। तब तक मैं तीनों ये पॉइंट बता देता हूं। पहले चीज, सांची और सारनाथ में आप संघ भेद को रोकिए, अपने महात्म्यों से कह रहे हैं। अब कौशाम्बी में, जो कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख हैं, उसमें क्या कहा गया है, इसमें जानकारी मिलती है दो लोगों की, एक कारुवाकी और दूसरा तीवर। कारुवाकी अशोक की पत्नी का नाम है।
और तीवर अशोक के पुत्र का नाम है। ध्यान रहे कि अशोक का नाम मस्की नेत्तुर उडेगोलम गुर्जरा यहां से प्राप्त होता है, लेकिन अशोक के पुत्र तीवर का नाम कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख से प्राप्त होता है। प्रश्न यह बन सकता है कि किस अभिलेख से अशोक के पत्नी कारुआकी और पुत्र तीवर का नाम मिलता है? तो कौशाम्बी से, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई और एक है निगाली सागर। ये दोनों नेपाल में हैं वर्तमान में। अब निगाली सागर में ये अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष जाते हैं। और यहां पे एक कनक मुनि महोदय का स्तूप होता है। उसके आकार को बढ़ाते हैं और पुनर्निर्माण करवाते हैं। यानी कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ जाते हैं? निगाली सागर। और 20वें वर्ष रुम्मिनदेई जाते हैं। अब यहाँ पे ये लुम्बिनी के पास है, तो यहाँ उनके क्या नाम उनका, महात्मा बुद्ध महोदय, महात्मा बुद्ध महोदय का जन्म होता है। तो वहाँ इतना प्रभावित हो जाते हैं 20वें वर्ष ये कि वहाँ जो कृषि कर है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर देते हैं। यानी पहले 1/6 कर लिया जाता था, अब 1/8 लिया जाएगा। वहाँ पे कृषकों को मोहलत दे रहे हैं, वहाँ के कृषकों को काफ़ी सहूलियत दे रहे हैं। अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? यह आपने देख लिया कि अशोक के लघु स्तंभ मस्की, इसमें अशोक के बुद्ध शाख और अशोक का नाम मिलता है। भाब्रू में बैराट अभिलेख में प्रियदर्शी त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। नेत्तुर और उडेगोलम में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। बृहद स्तंभ लेख की संख्या 7 है, स्थान 6 हैं। मेरठ, टोपरा, लौरिया, अरराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग, उसमें बताया गया है। ये 7 पॉइंट मैंने बता दिया है। लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मिनदेई, निगाली सागर से प्राप्त होते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? एक छोटा सा पॉइंट है, इन्होंने स्तंभ लेख हो या बृहद शिलालेख हो या गुहा लेख हो, अशोक का भौगोलिक आकार बहुत बड़ा था। कई बार प्रश्न आते हैं कि क्या अशोक के अभिलेखों को उनकी आत्मकथा माना जाए? तो साथियों, आत्मकथा नहीं, क्योंकि आत्मकथा में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें शामिल होती हैं। परंतु अशोक के बताए गए या अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में उनके कानून व्यवस्था, उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का उल्लेख मिलता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आत्मकथा से संबंधित बातें नहीं हैं। दूसरी बात कि क्या अशोक ने
अशोक ने जो पशु हत्या बताई बंद हो, क्यों? अब इससे पता चलता है कि कृषि कार्य स्थायी रूप से होने लगे थे बेहतर से। अब इसमें बैल की आवश्यकता थी, और अगर पशु मार दिए जाएंगे तो खेती कैसे होगी? दूसरी बात कि अगर खेती अच्छी से नहीं होगी तो लोगों में विद्रोह होगा। सद्भावना की बात कहते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का मुखिया, यहाँ का कल्चर दूसरा है, यहाँ का कल्चर दूसरा है, यहाँ का कल्चर दूसरा है, यहाँ का दूसरा है। अगर इन लोगों को ध्यान में रख करके वह कार्य नहीं करेगा तो विद्रोह होने की प्रवृत्ति थी। इसलिए इनके अभिलेख जो हैं मौर्यकालीन साम्राज्य को जानने में, उनके प्रशासन को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अशोक के गुहा लेख। अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख लिखवाया था। शिलालेख हो गया, स्तंभ हो गया। अब गुहा लेख के बारे में चर्चा करेंगे। गुहा का मतलब होता है गुफा, यानी गुफा में जो लेखबद्ध किया गया हो उसे गुहा लेख कहते हैं। बिहार के बराबर की पहाड़ी में, बिहार के बराबर की पहाड़ी में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के अभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष गुहा लेख लिखवाया। बारहवें वर्ष में 2 और 19वें वर्ष में 1 गुहा लेख लिखवाया। तो जो 12वें वर्ष में लिखवाया वो एक है सुदामा गुफा और एक है विश्व झोपड़ी। सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। और जो 19वें वर्ष लिखवाया उसका नाम है कर्ण चौपार गुफा। अब सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, ये दोनों गुफा को अशोक ने किसको दे दिया? आजीवक संप्रदाय को। अब ध्यान रहे कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। उनके पिता बिंदुसार आजीवक को और अशोक बौद्ध, यानी कि ये जो तीनों अलग अलग धर्म को मानने की बात दिखाई जाती है, ये तत्कालिक सामाजिक और राजनैतिक रूप से आवश्यक था। इसलिए इन लोगों ने ब्राह्मण धर्म के साथ साथ इन सब का सम्मान रखा था। यानी 12वें वर्ष सुदामा गुफा और 19वें वर्ष कर्ण चौपार गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान दिया गया। अशोक के एक पौत्र हैं दशरथ महोदय। दशरथ महोदय ने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा का निर्माण करवाया।
नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा का निर्माण करवाया, गोपी, लोमर्सी और बड़थिका। और इन तीनों गुफा को आजीवक संप्रदाय को दे दिया। अब यहां प्रश्न जो बनेगा वो पूछेगा कि सुदामा गुफा किसने बनवाया, कर्ण चौपार गुफा किसने बनवाया, विश्व झोपड़ी गुफा किसने बनवाया, गोपी गुफा किसने बनवाया, लोमर्सी गुफा किसने बनवाया, वर्थिका किसने बनवाया। तो यहां पे ध्यान रहे कि अशोक प्लस उनके पौत्र दशरथ, केवल 2 लोगों ने ही गुफा बनवाया है, गुफालेख। और जो गुफालेख है इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, ये याद रहे। उसके साथ ही 1879 में कनिंघम महोदय ने अशोक के लेखों का संग्रह कार्प्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के नाम से प्रकाशित करवाया है 1879 में। चंद्रगुप्त मौर्य। अब शासक को प्रारंभ करते हैं। हमने साक्ष्य आपको बता दिया कि मौर्य साम्राज्य को जानने के कौन कौन से साधन हैं, मैंने वो बताया आपको। और अशोक के अभिलेख में क्या क्या वर्णित है, हमने सारी चर्चा आपसे कर दिया। अब शासक के बारे में बताते हैं कि इन्होंने अलग अलग कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मैंने इनकी कहानी आपको बताई थी कि किस तरह से कौटिल्य ने इन्हें खरीदा था। जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई, उसके बाद में उनके जो सेनापति थे, सेनापतियों के मध्य बेबीलोन की संधि हुई। 323 BC में। यानी कि ये जो बेबीलोन की संधि हो रही है, इससे हमारे मौर्य साम्राज्य से लेना देना नहीं है। बस इस संधि से राज्याभिषेक का अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बेबीलोन की संधि के बाद ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को विजय किया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को विजय करने के बाद में उन्होंने सत्ता हासिल की। यानी कि जैसे ही बेबीलोन की संधि होता है, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करते हैं और जीत लेते हैं। कहाँ पे? ये जो यहाँ का पार्ट है, ये सिंधु नदी के उस पार का। तो जब
चंद्रगुप्त मौर्य इसको जीत लेते हैं, इस क्षेत्र को। उसके बाद में उनका राज्याभिषेक होता है। तो माना जाता है कि 322 बीसी में लगभग इनका राज्याभिषेक हुआ होगा। यही डेट, यही सन जो है निर्धारित है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के लिए। तो उत्तर पश्चिम का विजय, बेबीलोन की संधि, ये दोनों संबंधित हैं राज्याभिषेक चंद्रगुप्त मौर्य के। सबसे महत्वपूर्ण बात है मगध का विजय। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध को विजय करते हैं, घननंद के सेनापति हैं भद्रसाल। भद्रसाल के नेतृत्व में नंद शासक लड़ते हैं और पराजित होते हैं। कब्जा करते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य वंश की स्थापना किसको पराजित करके करते हैं? भद्रसाल को। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय मगध पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था, घननंद का सेनापति कौन था? तो भद्रसाल थे। उसके बाद में 305 ईस्वी में सेल्यूकस से लड़ाई होता है। सेल्यूकस कौन थे? ये सिकंदर के सेनापति थे, लेकिन इनके अंदर आ गया लालच। इन्होंने सोचा ये हिंदू कुश है और ये हिमालय है और ये भारत है। इन्होंने सोचा कि सिकंदर का जो छोड़ा हुआ कार्य है भारत विजय का, अब हम पूरा करते हैं। लेकिन ये भूल गए कि जिस समय सिकंदर ने छोड़ा था उस समय मौका ज़्यादा था, क्योंकि शासक कमज़ोर था। लेकिन जिस समय सेल्यूकस सोच रहे हैं कि हम भारत विजय करें, उस समय शासक चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और ये एक ताकतवर शासक हैं। अब जब एक ताकतवर शासक होगा, जब गिठुली कमज़ोर थी तब तो सिकंदर ने खा नहीं पाया, और जब ताकतवर यानी डली पड़ेगा तो ये कैसे चबाएंगे? ये पराजित हो गए। सेल्यूकस के जब युद्ध हुआ तो उसमें सेल्यूकस पराजित हुए और इन्होंने एक संधि की। उस संधि को 303 ईस्वी पूर्व में लागू किया गया। यानी कि संधि में सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करते हैं किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने के बाद भाई को दहेज भी देंगे, तो दहेज के रूप में इन्होंने 4 क्षेत्र दिए। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? एरिया, इसे हेरात भी कहते हैं, अराकोसिया, जेड्रोसिया, एक, 2, 3 और चौथा है पेरिपेनिसाई, पेनिस दाई, ये काबुल है।
आपको किताब में मिलेगा हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल दिया, लेकिन जिस समय इसे दिए थे ये वर्तमान नाम है। उस समय नाम था एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसदाई। यानी पेरिपेनिसदाई, जेड्रोसिया, अराकोसिया और एरिया, ये जो 4 प्रांत जो है दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ सेल्यूकस से। हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल, ये 4 प्रांत इनको मिले। अब जब इतना इनको मिल रहा है तो ये भी खुश हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर के 500 हाथी उपहार में दिए। किसको? अपने ससुर को, सेल्यूकस को। भाई हाथी तो भारत में पाई जाती थी, वहाँ हाथी मिलता नहीं था, तो ये हाथी उनको प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि इन्होंने संपूर्ण भारत का भी विजय किया। संपूर्ण भारत का विजय ऐसा कौन कहता है? प्लूटार्क महोदय कहते हैं। प्लूटार्क महोदय ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। पूरे भारत को रौंद डाला। यानी कौन कहता है? प्लूटार्क कहते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। उसके बाद में अगला पॉइंट इनका यह है कि अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता देकर अपना चले गए दक्षिण भारत, यानी चंद्रगिरी पर्वत पर। और वहीं पे संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या होता है? जैन धर्म में संलेखना विधि क्या होता है? जैन धर्म में एक पद्धति है निर्वाण प्राप्त करने की, यानी कि प्राण त्यागने की एक पद्धति है। किसमें? जैन धर्म में। इसमें क्या होता है? इसमें पहले भोजन छोड़ा जाता है, भोजन नहीं लोगे। उसके बाद में फल छोड़ा जाता है, उसके बाद में पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद में प्राण छोड़ा जाता है। ये अपने आप छूट जाता है। ये तीनों आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप छूट जाएगा। तो यही विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को आहुति दे दिया था। यानी कि चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक में है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और बिंदुसार के माता का नाम है दुर्धरा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के पुत्र हैं बिंदुसार। इन्हें सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। इन्हें अमित्रघात कहा जाता है। इन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। शत्रुओं का
नाश करने वाला। कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें अमित्र घात कहा जाता है कि जो मित्र नहीं वो जिंदा नहीं रहेगा। इन्हें कहा जाता है सिंहसेन, मतलब शेर को मारने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। और सच्चाई ये है, एको युद्ध नहीं कीन। ये महोदय एक भी युद्ध नहीं किए हैं, युद्ध नहीं किए, लेकिन नाम सिंहसेन, अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, पता नहीं क्या क्या उपाधियां धारण करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इनको अपने पिता से मिला वह इन्होंने अछूड़ रखा और अपने पुत्र अशोक को सौंप दिया। इनके पिता से मिले हुए साम्राज्य से कुछ जाने नहीं दिया। यानी कलिंग इनके राज्य में नहीं था, और इतना बड़ा राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, वो बिंदुसार ने बचाए रखा। और ये छोटी बात नहीं था। यदि आपका आकार बड़ा हो जाए, उसे संभालना भी जीतने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। अशोक ने कलिंग को जीता। ये मैं भी अशोक को बताऊंगा, तब बताऊंगा कि तक्षशिला में एक विद्रोह होता है यहाँ पे, और अशोक इस समय उज्जैन के पास में, यानी यहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह होता है, और अशोक यहाँ के प्रशासक थे, उज्जैन के। और तक्षशिला के पास में ससीम प्रशासक थे। ये अशोक के सौतेले भाई हैं, लेकिन सबसे बड़े पुत्र बिंदुसार के। पहले ये गए दबाने विद्रोह, ये पराजित हो गए, विद्रोही हावी हो गए, और ससीम भाग करके अपने पिता के पास गए। अब बिंदुसार ने उज्जैन संदेश भेजा अशोक को कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, ससीम नाकाम रहा, दबाइए। अशोक पहुंचते हैं, विद्रोह को दबा देते हैं। कुछ दिन में ही यहां पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, और विद्रोही को दबाते ही नहीं हैं, बहुत कड़ी सजा देते हैं। उसके बाद में विदेशी संबंध में बिंदुसार के जो कार्य रहे हैं, वो दो शासक महत्वपूर्ण हैं। एक सीरिया के एंटियोकस प्रथम, और दूसरे मिस्र के टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। यानी सीरिया और मिस्र, बाकी संबंध और देशों से थे, लेकिन दो इनके ज़्यादा अजीज थे, ज़्यादा करीबी थे, क्योंकि शासन तो यहाँ तक था। इसके बगल में एक तरफ सीरिया था और एक तरफ मिस्र था। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। अब यहाँ पे सुएज नहर बना है, मत कहिएगा, सुएज नहर 1869 में बनाया जा करके। तो ये दोनों पड़ोसी थे और अच्छे संबंध थे। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, इन्होंने अपना एक राजदूत डायमेकस को इनके दरबार में भेजा था बिंदुसार के। बिंदुसार ने शासक से मांगा था 3 चीज़ें। कहा था देखो आपके दूत आ ही रहे हैं। बोले हाँ आ रहे हैं। बोले हमको अंगूरी मदिरा भेज देना। अंगूरी मदिरा मतलब दारू। और दूसरा कहा हमको अंजीर भेज देना। और तीसरा कहा हमें दार्शनिक भेज देना। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम कहते हैं कि महोदय आपके सारे मांगों को मैं पूरा कर सकता हूं। आप कहें तो आपके लिए
मैं युद्ध भी कर सकता हूं, लेकिन महोदय मानव की बिक्री हमारे नियत के खिलाफ है, अतः हम आपको दार्शनिक नहीं भेज सकते। आपको दारू और अंजीर भेज सकते हैं। तो इन्होंने इनको दारू भेजा और अंजीर भेजा, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। दूसरा, मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्र के शासक थे। इन्होंने डायनोसिस को अपना राजदूत बना करके भेजा बिंदुसार के दरबार में। तो याद रहे, प्रश्न आता है कि डायमेकस और डायनोसिस, डायमेकस और डायनोसिस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस किसका राजदूत था? तो सीरिया के शासक का राजदूत था। डायनोसिस किसका था? तो मिस्र के शासक का। मिस्र के शासक कौन थे? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनके राजदूत थे। अब बिंदुसार के दरबार में एक पिंगलवत्स नामक आजीवक साधु रहते थे, विद्वान कह लीजिए। बिंदुसार का झुकाव था आजीवक संप्रदाय के तरफ, और पिंगलवत्स से इनके बड़े मधुर संबंध थे। उसके बाद में 273 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु हो जाता है 273 ईस्वी पूर्व में। अशोक महान, इन्हें महान कहा जाता है कि इन्होंने बहुत महान काम किए। ये बिंदुसार के पुत्र हैं, बिंदुसार के पुत्र हैं, लेकिन ये बड़े पुत्र नहीं हैं, बड़े पुत्र नहीं हैं। बड़े पुत्र कौन थे? ससीम। तो कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया था, गद्दी प्राप्त किया था। लेकिन इतने भाइयों को मारेगा फिर गद्दी प्राप्त करेगा, ऐसा खाली बौद्ध ग्रंथ बता रहे हैं। लेकिन अशोक अपने अभिलेख में कहता है कि हमारे भाई जीवित हैं और हमसे अच्छे संबंध हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि ससीम उनके सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे, और जो कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में होता है और अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईस्वी पूर्व में। यानी 273 और 269 के बीच में 4 साल का अंतर है। इसमें क्या कर रहे थे? तो इससे पता चलता है कि युद्ध तो हुआ है, लेकिन 99 भाई नहीं तो कुछ भाइयों को तो जरूर मारा है, कुछ भाइयों को जरूर मारा होगा और तब जाके गद्दी प्राप्त किया। यानी 273 में उनके पिता का मृत्यु होता है और 269 ईस्वी पूर्व में वो गद्दी पर बैठते हैं। तो 4 साल का जो अंतर है वो इस कारण से रहा हो संभव है। इन्हें कहा जाता है देवा नाम पिए, इनको कहा जाता है प्रियदर्शी,
इनको कहा जाता है बुद्धशाक। इन्होंने एक विजय प्राप्त किया। ये कलिंग, और कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी कि 9वें वर्ष में प्राप्त किया। याद रहे, यदि क्वेश्चन आता है कि अशोक ने कलिंग विजय कब किया, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आएगा तो गलत होगा। वो जब 8वें वर्ष की जगह पे 9वें वर्ष लिखा होगा ये सही होगा, या 8 वर्ष बाद होगा ये सही होगा। तो याद रहे, जैसे ही कलिंग का विजय अशोक ने प्राप्त किया, फिर सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े साम्राज्य का शासक करने वाला कौन था, तो अशोक थे। इसके बाद कोई नहीं कर पाए इतने बड़े साम्राज्य में शासन, यहां तक कि अकबर भी नहीं कर पाए। कलिंग विजय के समय 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 घायल हुए। कहा जाता है इसी युद्ध के बाद अशोक बहुत दुखी हुआ। अच्छा, दुखी कैसे ना हो, जीतने को कुछ बचा नहीं, अब संवेदना भी ना दिखाए तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए दुखी हुआ और इसने धम्म घोष की बात कही दी। उसने कहा भैया हम युद्ध अब नहीं करेंगे, हम बहुत दुखी हैं, हमने देखा है लोग कैसे मारे जाते हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम धर्म का प्रचार करेंगे। कुछ भी हो, अशोक बुद्धिमान बहुत था, वो जनता के नस को समझता था। इनके अन्य विजय में कहा जाता है इन्होंने खस और नेपाल का विजय किया, लेकिन नेपाल और खस विजय की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है। यह नहीं प्राप्त होता है कि इन्होंने विजय किया था या नहीं। केवल एकमात्र स्रोत मिलता है कि नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। देवपत्तन नामक नगर बसाया था। तो कोई भी नगर अपने ही क्षेत्र में बसाएगा। भाई किसी को आप बसाओगे तो अपने ज़मीन में तो बसाओगे, कि नहीं कहोगे भैया आओ आपको बसाते हैं और पड़ोसी के ज़मीन में बसा दोगे, पड़ोसी कहेगा भाग जाओ। तो अगर देवपत्तन नामक स्थान पे इन्होंने नगर बसाया तो मतलब नेपाल को इन्होंने जीता होगा। और श्रीनगर को इन्होंने श्रीनगर में एक नगर बसाया। अपने अभिलेखों में विदेशी संबंधों की चर्चा अशोक करते हैं, यानी राजनैतिक जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन्होंने राजनैतिक जीवन में या तो युद्ध किया और या तो बचाया साम्राज्य को। तो साम्राज्य को बचाया बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। और अंतिम शासक बृहद्रथ थे, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। इनको इनके सेनापति पुष्य मित्र शुंग इन्होंने मार दिया और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना किया। अब साथियों ये ध्यान रहे कि मौर्य साम्राज्य में मैंने बताया स्रोत
मैंने शासकों के राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। अभी आपको पढ़ाना है इसमें अर्थशास्त्र और इसमें कृषि और उद्योग, प्रशासन कैसा था और सामाजिक स्थिति, जिसमें महिला स्थिति शामिल है। अभी आपको इतना पढ़ना है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।